समय ही जीवन है दोस्तों। समय को बर्बाद करना, अपने जीवन के अहम समय को बर्बाद करना, जीवन के अहम मूल्य को बर्बाद करना, अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है। अगर समय नष्ट कर देते हैं तो हमारा जीवन जो है वह नष्ट हो जाता है, अर्थात आपका उद्देश्य खत्म हो जाता है। आप उद्देश्य को प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए जो समय चाहिए वो आप नष्ट कर चुके हैं। तो इसे हम लोग ध्यान में रखते हुए अपने समय को बर्बाद न करें और समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए आदमी को। ठीक है दोस्तों, तो हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ पावर में गियर टॉपिक। ठीक है दोस्तों, आज जो हम टॉपिक चर्चा कर रहे हैं वह विशेष टॉपिक है, क्योंकि हर जगह इस चीज का इस्तेमाल हो रहा है। आप यूज करते हैं, आज तो साइकिल में भी गियर आ चुका है दोस्तों, तो ये तो मजे की बात है। तो इसलिए जो साइंस इतना डेवलप कर रहा है और हर चीज में कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, तो गियर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्हीकल में, किसी भी वैसे सामान जो गति करते हैं उनके लिए क्या है, गियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो साइकिल ही है, पहले बाइक हो, ऑटोमोबाइल क्षेत्र का जितना भी पर्सन हो, हर चीज क्या है, गियर पे डिपेंड है। अगर गियर ना हो तो कोई भी चीज कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे गियर के बारे में। गियर है क्या दोस्तों? सबसे ऊपर टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ पावर, जो यूनिट है, अर्थात गियर भी क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है। क्या चीज का? तो पावर का ट्रांसमिशन करता है। कैसे करता है? तो होता क्या है, यहां पर जो अभी तक हम देख रहे थे कि यहां पर कोई शाफ्ट है, उस हिसाब से यहां पर कोई शाफ्ट है, इस पर हम बेल्ट के द्वारा पावर दे रहे थे, कपलिंग के द्वारा पावर दे रहे थे, नहीं चेन के द्वारा पावर दे रहे थे, वी बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, क्या इतना दूरी पर हम पावर को ऐसे ट्रांसफर करेंगे? नहीं। कभी भी गियर के द्वारा पावर हम तभी इतने को देते हैं जब दो शाफ्ट आपस में नजदीक में होते हैं। जब दो शाफ्ट आपस में नजदीक होते हैं, फिर उसके बाद उस शाफ्ट को लंबा कर दिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन तत्काल में जहां पर पावर ट्रांसफर होता है वो दोनों नजदीक होते हैं, बीच में दूसरे माध्यम से लंबी दूरी को ट्रांसफर नहीं करते हैं। इस चीज का हमेशा याद रखना है। गियर हमेशा नजदीक में पावर को ट्रांसफर करता है, इस चीज का हमेशा याद रखना है। तो गियर का कई फायदा है। फायदा क्या है दोस्तों, कि गियर से सबसे पहला क्या चीज होता है कि हमको स्पीड को आसानी से हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसका काम क्या है, सबसे पहले कि स्पीड को हम आसानी से क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अगर आप कौन पुल्ली पढ़े होइएगा लेथ मशीन में, तो याद होगा हम क्या करते थे, बेल्ट को चेंज करते थे, पुल्ली पे ग्रुप में अलग डालते थे, तब जाके मेरा क्या हो रहा था, स्पीड रेशियो चेंज हो रहा था। लेकिन जब जो ही गियर सिस्टम होगा तो हम क्या करते हैं, बस गियर को आराम से बदल देते हैं। बाइक चलाते हैं, क्लच लेते हैं, गियर डाल देते हैं, जितना नंबर गियर डालना है। तो ये क्या एक आपको फास्ट टेक्निक है ना। तो गियर भी क्या है, आसानी से कम समय में गियर को क्या करता है, चेंज करके स्पीड को बदलने का काम करता है। गियर क्या करता है, स्पीड को बहुत जल्दी बदलने का काम करता है। इससे हम अधिक स्पीड में कम समय में हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, अर्थात स्पीड को आसानी से तुरंत बदल सकते हैं। यह क्या है, गियर का पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है दोस्तों, कि यह किसी भी समानांतर शाफ्ट या किसी कोण में, किसी भी समानांतर शाफ्ट या किसी भी कोण में पावर को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। किसी भी समानांतर शाफ्ट और किसी भी कोण में पावर को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि इसके द्वारा हमेशा पॉजिटिव ड्राइव होता है। पॉजिटिव ड्राइव का मतलब क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव ड्राइव का मतलब होता है जो पावर एक शाफ्ट दे रहा है, अर्थात ड्राइव शाफ्ट जितना पावर दे रहा है उतना जो ड्रिवन शाफ्ट है वह क्या कर रहा है, उतना ही पावर इसको मिल रहा है जितना ड्राइव दे रहा है। अगर पूरा इसको मिल रहा है पावर का बीच में लॉस नहीं हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव ड्राइव करते हैं, अर्थात हम एक धनात्मक ड्राइव इसको कह सकते हैं हिंदी में। तो यह क्या रहा है, हमको पावर को लॉस नहीं करता है, जबकि बेल्ट क्या करता है, पावर को लॉस करता है। चेन भी क्या करता है, पावर को कुछ मात्रा में लॉस करता है, लेकिन गियर थोड़े भी मात्रा में पावर को लॉस नहीं करता है। तो ये इसका क्या है, फंक्शन है, कार्य है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, एक और इसका क्या फायदा है, एक फायदा यह है कि जब हम इसको जिस दिशा में चलाना चाह रहे हैं
उस दिशा में ड्राइव को चला सकते हैं, ड्रिवन को चला सकते हैं, अर्थात जिस दिशा में ड्राइव चल रहा है उसी दिशा में ड्रिवन चलेगा। और हम चाहें तो इसको एक पिनियन लगा करके इसके दिशा को चेंज भी कर सकते हैं। यह इसका एक फायदा ये भी है। तो एक बेल्ट में भी हम क्रॉस बेल्ट लगा के डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, लेकिन सभी माध्यम में वो ऐसा प्रॉब्लम दिक्कत हो जाता है जिससे कि चेन में नहीं कर सकते हैं, वी बेल्ट में नहीं होता है, तो वहां पर हमको सिर्फ फ्लैट बेल्ट में ही डायरेक्शन चेंज करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, इसको हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, पूरा हमको उतना बदलने का जरूरत नहीं है। सेक्शन क्रॉस सेक्शन वहां सेट करते बेल्ट उतना करने की जरूरत नहीं है। बस हम यहां पर गियर को चेंज किए और इसको क्या करेंगे, हम आराम से डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। यह अगर क्लॉकवाइज है तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, और हमको गियर से ही चाहेंगे तो फिर इसको हम क्लॉकवाइज भी घुमा देंगे। यह मेरे सिर्फ गियर का कमाल है। यह किसका कमाल है दोस्तों, गियर का। हम जब चाहे उसी पर हम उसी डायरेक्शन में भी दे सकते हैं और डायरेक्शन को चेंज कर के भी पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके माध्यम से, गियर के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा क्या है, गियर है। गियर के में आपको परिचय में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो गियर क्या है, एक ट्रांसमिशन ऑफ पावर का एक पार्ट्स है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी शाफ्ट पर दूसरे शाफ्ट पर पावर को आसानी से ट्रांसफर करते हैं, स्पीड को चेंज करते हैं, पॉजिटिव ड्राइव देते हैं, उसी दिशा में पावर को ट्रांसफर करते हैं और विपरीत दिशा में भी पावर को ट्रांसफर करते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, चलते हैं इसी पर नेक्स्ट पॉइंट के साथ। दोस्तों, गियर किसी न किसी मटेरियल का तो जरूर बना होगा, नहीं तो मटेरियल इसका कौन सा हो सकता है? जनरली गियर दोस्तों कास्ट आयरन के बने होते हैं, लेकिन इसके अलावा दोस्तों माइल्ड स्टील, ब्रॉन्ज इत्यादि के भी गियर बने होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कास्ट आयरन के साथ साथ माइल्ड स्टील, ब्रॉन्ज के भी गियर बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम चलते हैं इसके कुछ टर्म्स के बारे में। गियर के टर्म्स मतलब ऐसा समझिए कि उसके पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स को ही हम यहां पर टेक्निकल में टर्म्स कहते हैं। इस बात का हमको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो गियर का पहले छोटा सा हम पिक्चर बना लेते हैं ताकि उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस सभी में हम क्या किए हैं, ये भी पॉइंट बना दिए, लेकिन यह भी होता नहीं है, ऊपर में थोड़ा सा चपटा होता है। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यह पूरा कॉर्नर रहता तो ये देखने में आपको स्प्रॉकेट लगता, तो कहते हैं ये तो स्प्रॉकेट है सर, गियर बोल रहे हैं। तो इसका क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट नहीं होता है इसमें। इस चीज का हमेशा याद रखना। अब गौर से देखना इसके कुछ टर्म्स यानी पार्ट्स के। ठीक है दोस्तों, तब हमको पता चलेगा कि गियर का किस पार्ट का क्या काम है और उसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जो चलते हैं वह चलते हैं आउटसाइड सर्कल। आउटसाइड सर्कल, यह आउटसाइड सर्कल, आउट मतलब क्या होता है दोस्तों, बाहरी। आउट मतलब बाहरी, अर्थात गियर का जो सबसे बाहरी सर्कल होगा उसे हम आउटसाइड सर्कल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आउटसाइड सर्कल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह सबसे बाहरी सर्कल हो गया, अर्थात सबसे बाहरी पॉइंट को यह चारों तरफ क्या कर रहा है, टच करने का काम कर रहा है। तो यह क्या हो गया, आउटसाइड सर्कल। अब इसी को अगर थोड़ा सा हम बदल देते हैं, थोड़ा सा क्या, आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर कर देते हैं दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा, बस आउटसाइड सर्कल का जो डायमीटर होगा उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, आउटसाइड डायमीटर। कोई दिक्कत? आउटसाइड सर्कल का जो डायमीटर होगा उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, आउटसाइड डायमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, रूट सर्कल। रूट सर्कल, रूट किसे कहते हैं दोस्तों, हम लोग गियर स्क्रू थ्रेड में पढ़े थे कि सबसे ऊपरी भाग को क्रेस्ट कहते हैं
और जो धंसा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो यही तो बात है, बस इस रूट पर से जो सर्कल जाएगा, अर्थात जो धंसा हुआ पॉइंट है उस पॉइंट पर से जो सर्कल जाएगा उस सर्कल को हम कहते हैं रूट सर्कल। ठीक है दोस्तों, यह जो सबसे नीचे जो पॉइंट है वह पॉइंट पर से जब हम चारों तरफ सर्कल घुमा दिए तो उसे हम क्या कहते हैं, रूट सर्कल। अब इसी को दोस्तों बस हम चेंज कर दें रूट डायमीटर, तो कोई दिक्कत, बस इस रूट सर्कल पर अगर हम इसका डायमीटर निकाल देते हैं दोस्तों तो क्या वह रूट डायमीटर नहीं हो जाएगा दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं, रूट डायमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या होता है दोस्तों, पिच समझते हैं ना, पिच हम बताए थे किसी भी थ्रेड में अब यहां पर हम बताए थे दोस्तों ऊपर का भाग क्या है और नीचे के भाग जब पूरा दूरी लेते हैं तो हम मेजर डायमीटर कहते हैं। रूट पर से दोनों तरफ लेते हैं तो उसे हम रूट डायमीटर कहते हैं। लेकिन अगर यह रूट और क्रेस्ट के बीच हाफ पर से, नीचे भी हाफ पर से अगर हम लेते हैं डायमीटर तो वह क्या है, पिच डायमीटर है। अर्थात यहां पर सर्कल में क्या देखिए, गियर में क्या होगा कि यह हाफ पर से, अर्थात ना क्रेस्ट पर से हमको सर्कल बनाना है और ना ही रूट पर से हमको सर्कल बनाना है। हमको बनाना कहां से है, दोनों के बीच से सर्कल बनाना है, दोनों के बीच से सर्कल बनाना है। तो हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, पिच सर्कल कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, पिच सर्कल कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अर्थात सबसे बाहरी भी ना हो और रूट भी ना हो, दोनों के बीच एक काल्पनिक रेखा चारों तरफ जब हम घुमा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पिच सर्कल कहते हैं। और यहां से यहां तक की अगर हम पूरा डायमीटर ले लेते हैं पिच सर्कल पर तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, पिच डायमीटर हो जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, पिच डायमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इतना दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब दोस्तों पिच किसे कहते हैं, पिच किसे कहते हैं दोस्तों, हम बताए थे थ्रेड में कि हम एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर हम यहां पर इसके रूट के सामने से अगले रूट तक ले लेंगे तो क्या वह पिच नहीं होगा, तो भी तो वह पिच होगा। तो हम बताए थे कि किसी भी टिथ के उसी जगह से, अर्थात जहां से हम स्टार्ट करते हैं फिर अगले थ्रेड में जहां से हम स्टार्ट किए वैसा ही पोजीशन पर नेक्स्ट दांत पर तक हम अगर दूरी लेते हैं तो उसे हम कहते हैं पिच। जैसे कि यहां तक देख लीजिए, अगर हम यहाँ रूट पर से स्टार्ट किए तो नेक्स्ट दांत के रूट तक की जो दूरी होगी उसे पिच कहते हैं। अगर हम क्रेस्ट से स्टार्ट करें तो नेक्स्ट जो क्रेस्ट है वहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, क्रेस्ट कहलाएगा, पिच कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से यहां भी होता है गियर में भी दोस्तों। गियर में भी अगर हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों, किसी टिथ में जिस पॉइंट पर से हम दूरी स्टार्ट करते हैं ठीक अगले दांत पर उसी पॉइंट तक की जब हम दूरी लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पिच कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पिच कहते हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, पिच समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। अब हम दोस्तों जानेंगे नेक्स्ट सर्कुलर पिच किसे कहते हैं। सर्कुलर पिच यह थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों, बस वही चीज है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। गौर से देखिए दोस्तों, यह पिच सर्कल गया है, पिच सर्कल देख रहे हैं। अब पिच सर्कल में देखिए ये दो दांत है, दो दांत है। इस दो दांत के बीच जो इस पिच सर्कल पर जो रेखा गया है इधर से लेकर इधर तक दोनों तरफ जो टच कर रहा है पिच सर्कल की रेखा दो दांत के बीच, उसी पोजीशन को, उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ पिच कहते हैं, पिच सर्कल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर कहां से स्टार्ट हुआ, दोनों दांत के बीच की दूरी को जब हम किससे मेजर करते हैं, पिच सर्कल से मेजर करते हैं, तब उसे हम कहते हैं सर्कुलर पिच। तब उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सर्कुलर पिच। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको नेक्स्ट पॉइंट पे मिटा दे रहे हैं दोस्तों।
सर्कुलर पिच अगर निकालना हो आपको दोस्तों फॉर्मूला से, तो आप क्या कैसे निकालिएगा? यह सर्कुलर पिच का अगर साइज निकालो, क्या इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं? सर्कुलर पिच को अगर यहां से आपको इसे टेढ़ा में मापना हो तो क्या आप माप पाइएगा? नहीं माप पाइएगा। तो उसे हम मेजर कैसे करेंगे दोस्तों? बस कुछ नहीं करना है, दिमाग थोड़ा लगा देना है। दिमाग क्या लगाना है दोस्तों? यहां पर बस दिमाग का खेल खेलना है। खेल कैसे खेलेंगे दोस्तों? कि यह हमको क्या है? पिच सर्कल। पिच सर्कल हमको पता है दोस्तों। पिच सर्कल की दूरी को अर्थात परिधि को हम कैसे मापते हैं आपको पता होगा? पता है दोस्तों? आप लोग पढ़े होइएगा सर्कल। सर्कल अर्थात वृत्त। वृत्त का परिधि निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? पाई डी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, या 2 पाई आर का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको क्या निकालना हो? परिधि निकालना हो तो हम पाई डी का इस्तेमाल करते हैं या 2 पाई आर का इस्तेमाल करते हैं। बस तो यहां पर भी क्या करेंगे? वही चीज करेंगे। पाई डी अर्थात पिच सर्कल का जो परिधि है उसको हम निकाल लेंगे। किसके द्वारा? पाई डी के द्वारा। और इस सर्कल को अर्थात इस परिधि में हम क्या करेंगे? दांतों की संख्या से भाग दे देंगे। अर्थात सर्कुलर पिच का मान अगर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? कि पाई डी अर्थात इसके परिधि में क्या करेंगे दोस्तों? इसके संख्या से, किसके संख्या से? दांतों की संख्या से, नंबर ऑफ टीथ से क्या करेंगे दोस्तों? भाग दे देंगे। जो ही हम नंबर ऑफ टीथ से पाई डी में भाग दे देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा दोस्तों? हमको सर्कुलर पिच प्राप्त हो जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? सर्कुलर पिच प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो इसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर पिच का मान। ठीक है, सर्कुलर पिच का मान हमको निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। कोर्डल पिच। यह कोर्डल पिच क्या होता है दोस्तों? बड़ा पिच घुमा रहा है हम लोग को, नहीं तो पिच को घुमा रहा है तो हम भी थोड़ा पिच को घुमा देते हैं। अगर पिच हमको घुमा रहा है तो हम भी थोड़ा पिच को क्या करते हैं? घुमा देते हैं। घुमाएंगे क्या दोस्तों? देखिए गौर से, जहां पे यह जो सर्कल गया है ना, इसी पिच सर्कल पर हम क्या करेंगे? एक सीधा लाइन खींच देंगे दोस्तों। इसी क्या पिच सर्कल पर क्या करेंगे दोस्तों? एक सीधा लाइन खींच देंगे। दो दांत के बीच पिच सर्कल पर अगर हम सीधी लाइन में माप ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि यह दांत है, फिर ये ऐसे दांत है। ठीक है दोस्तों, अब इस दांत को हम क्या किए? ये पिच सर्कल तो ऐसे गया है ना दोस्तों हाथ पे, अगर इसी पर हम एक सीधा लाइन खींच देते हैं, इसको अगर हम सीधा कर दिए, इस सीधा लाइन का कुछ तो माप होगा। जो माप होगा दोस्तों उसी को हम क्या कहते हैं? कोर्डल पिच। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोर्डल पिच। इस चीज को हमेशा याद रखना है। बस कुछ नहीं करना है, जो पिच सर्कल गया है उस पर दो दांत के बीच सीधी लाइन में माप ले लेंगे, मेरा निकल जाएगा कोर्डल पिच। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, डायमीट्रल पिच। डायमीट्रल पिच क्या होता है? डायमीट्रल पिच के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। टोटल इसको हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे दोस्तों। नंबर ऑफ पिच, नंबर ऑफ टीथ, दांतों की संख्या मान लीजिए, टीथ बट्टे उसको हम क्या करेंगे कि पिच सर्कल जो हम पहले निकाले हुए थे पिच सर्कल, उससे हम भाग दे देंगे। डायमीट्रल पिच क्या होता है दोस्तों? जब हम पूरे दांतों की संख्या अर्थात गियर में टोटल जितने टीथ हैं, जितने दांत हैं, उसमें जब हम पिच सर्कल से भाग देते हैं तो उसे हम कहते हैं डायमीट्रल पिच, अर्थात डायमीट्रल पिच हमको निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ टीथ में पिच सर्कल से भाग दे दिए तो हमको क्या निकल गया? डायमीट्रल पिच। यहीं पर देखिए दोस्तों, बस चेंजिंग क्या है? वहां पर जो हम निकाल रहे थे क्या सर्कुलर पिच की संख्या, उसमें हम क्या कर रहे थे दोस्तों कि वहां पर हम सर्कुलर पिच सर्कल में नंबर ऑफ टीथ से भाग दे रहे थे। अब यहां पर क्या किए हम दोस्तों? ठीक है, उसके अपोजिट किए, यहां पर नंबर ऑफ टीथ में पिच सर्कल से भाग दे दिए। बात समझ में आया? बस उसको क्या किया? अपोजिट कर दिए, तो वह मेरा क्या निकल गया? डायमीट्रल पिच निकल गया। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे एडेंडम के बारे में। एडेंडम क्या होता है? एडेंडम और डिडेंडम, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पॉइंट से। एडेंडम और डिडेंडम, ठीक है दोस्तों, बहुत मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है इसमें देखिएगा दोस्तों। यहां पर देखिए गौर से, इस दांत पर जब हम, यह पूरा गहराई है दोस्तों, यह पूरा दांत का गहराई है, तो पूरा जो दांत का गहराई है इस पर आधा, अर्थात जो पिच सर्कल गया है, जो पिच सर्कल गया है उससे ऊपर और उससे नीचे का माप है। क्या है? उससे ऊपर उससे नीचे का माप है। अर्थात तो पूरी गहराई को हम क्या किए, दो बराबर भागों में बांट दिए। किसके द्वारा? पिच सर्कल के द्वारा। और पिच सर्कल से ऊपर का जो भाग है वह एडेंडम कहलाता है, और पिच सर्कल से जो नीचे वाला गहराई पॉइंट भाग है उसे हम डिडेंडम कहते हैं। अगर चाहिए तो हमारा फिगर भी बना देते हैं दोस्तों। यहां देखिए इस तरीके से अगर हम बना देते हैं, यहां से पिच सर्कल मिला गया है, तो पिच सर्कल के ऊपर यहां से जो गहराई गया यह क्या हो गया? एडेंडम हो गया। और यहां से जो नीचे गया गहराई उसमें क्या हो गया दोस्तों? डिडेंडम हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा? एडेंडम और डिडेंडम, इससे क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको एकदम दिमाग में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे विड्थ ऑफ टूथ। विड्थ ऑफ टूथ, अर्थात टूथ का कितना मोटाई होता है, टूथ का क्या चौड़ाई होता है, उसके बारे में हम लोग को जानना है दोस्तों। तो इसको हम निकालेंगे कैसे? अब देखिए दोस्तों, यहां पर फिगर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर देखिए ये दांत है और इसका हमको दांत का चौड़ाई निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या ऊपर लेंगे तो सबसे कम हो जाएगा, नीचे लेंगे तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो हमको क्या कर लेंगे? हमेशा आपको घर में कहा जाता होगा या बड़े लोग कहते होंगे कि बीच का रास्ता हमेशा अच्छा होता है। बीच का रास्ता हमेशा अच्छा होता है। तो देखिए बीच का रास्ता ही हम लोग को घुमा रहा है बार बार। हम लोग को किस पे चलना है? बीच के रास्ते को ही पकड़ लेना है। बीच का रास्ता पकड़ेंगे हमको निकल जाएगा विड्थ ऑफ टूथ। विड्थ ऑफ टूथ क्या होगा? अब यहां पर देखिए, बस इस बीच के जो रास्ता है अर्थात पिच जो सर्कल है, उस सर्कल पर हम क्या करेंगे? माप ले लेंगे। किसका? दांत का। अर्थात दांत का दोनों सिरा जब पिच सर्कल से हम माप ले लेते हैं एक सीधी लाइन पे, सर्कल में नहीं, सीधी लाइन पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? विड्थ ऑफ टूथ। अर्थात यहां पर अगर हम आप दिखना चाहें, यह पिच सर्कल गया है, यहां से अगर हम इसको सीधा माप में ले लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विड्थ ऑफ टूथ। कोई दिक्कत दोस्तों? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे टूथ स्पेस के बारे में। टूथ स्पेस, टूथ स्पेस, स्पेस मतलब गैप नहीं, तो यह गैप क्या होता है? टूथ स्पेस क्या होता है? दांतों के बीच गैप क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो गौर से देखिए, बस इसका अपोजिट करना है। इसका अपोजिट क्या करना है? यहां पर हम जो दांत था उसका माप लिए थे, बस इसी क्रिया में जो दो दांत के बीच जो गैप है उसका माप ले लेंगे। अर्थात पिच सर्कल पर से दो दांत के बीच जो गैप है उसमें एक सीधी लाइन डाल देंगे। जो सीधी लाइन डाल देंगे वह सीधी लाइन का जो माप होगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? टूथ स्पेस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अर्थात जब दो दांत के बीच हम पिच सर्कल पर एक सीधी लाइन को डाल देते हैं, वह सीधी लाइन का जो माप होता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? टूथ स्पेस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? टूथ स्पेस कहते हैं। इस चीज को हमेशा याद में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, क्लियरेंस ऑफ। क्लियरेंस के बारे में दोस्तों जानेंगे। यह क्लियरेंस होता क्या है दोस्तों? क्लियरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अच्छे खासे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यह बहुत ही गियर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर जितना यह टर्म्स आप पढ़ लीजिएगा, टर्म्स ऑफ गियर, ये सभी क्या थे? टर्म्स ऑफ गियर थे दोस्तों। ठीक है, इस टर्म्स ऑफ गियर को आप अगर अच्छा से जान जाते हैं तो अभी गियर को समझ पाइएगा, बिना अर्थात आप गियर को नहीं समझ पाइएगा बिना इसको समझे हुए। इस चीज को बढ़िया से समझ लेना, एक एक पॉइंट को। टर्म्स को ही पार्ट्स भी कहा जाता है दोस्तों, इस चीज का भी हमको हमेशा याद रखना है। टर्म्स को ही पार्ट्स कहा जाता है। तो इसमें हमको क्या जानना है नेक्स्ट में? क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है? अब देखिए दोस्तों,
यहां पर छोटा सा हम एग्जांपल दे रहे हैं, यहां पर कोई छोटा सा क्या है, गियर है। यह क्या है दोस्तों, गियर है। बगल में जो फिर कोई गियर है जो इसके द्वारा साथ क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। इसके साथ क्या हो रहा है दोस्तों, मैच कर रहा है। जब यह मैच कर रहा है तो मैच करने के दौरान जब दो दांत आपस में मैच करेंगे दोस्तों, इस तरीके से दोनों मैच करेंगे तो क्या होता है, इसके बीच यहां पर अर्थात इसके बीच में यहां पर कुछ गैप तो रह ही जाता है ना दोस्तों, पूरा पूरा तो भरता नहीं है। क्यों, क्योंकि यह देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, ये विथ बना हुआ अर्थात फ्लैट बना हुआ है, फ्लैटनेस है इसमें। तो क्या होता है, बीच में कुछ गैप रह जाता है, अर्थात दो दांतों के बीच क्या रह जाता है दोस्तों, मैचिंग करने के बाद कुछ गैप रह जाता है। वह जो कुछ गैप होता है ना दोस्तों, उसी गैप को हम बोलते हैं क्लीयरेंस। उसी गैप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लीयरेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये था मेरा क्या, टर्म्स ऑफ गियर। टर्म्स ऑफ गियर, टर्म्स ऑफ गियर में हम लोग क्या सब जाने दोस्तों, आउटसाइड डायमीटर, ठीक है, आउटसाइड सर्कल, पिच डायमीटर, रूट सर्कल, रूट डायमीटर, यानी कि बहुत सारे पॉइंट को हम लोग जाने। इस पूरा वीडियो को देख लेना है, बढ़िया से आपको समझ लेना है। जहां भी दिक्कत हो उसे क्या करना है, कमेंट कर देना है, ठीक है दोस्तों। और किसी भी वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन जा रहा है उसका जवाब आप जरूर दीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।